Hi everyone, Shashank this side and I welcome you all to our all-rounder classes. So आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। हमने इससे पहले फर्स्ट चैप्टर में देखा जो हमारा फ्रांस का था कहानी उसमें कि द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसमें कैसे कैसे वहाँ का जो रूलिंग सिस्टम था वो कैसे चेंज हुआ, फिर कैसे उसके बाद कौन कौन से लोग आए, जेसीपी मेजनी आए और भी लोग हैं, वो कैसे चेंज लाए। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे ही चैप्टर फर्स्ट जो था आपका द फ्रेंच रेवोल्यूशन वो अपना प्रगति किया और इससे वहाँ पे जो चेंजेस आए फाइनली उस टाइम हुआ ये कि इसका जो खबर था वो चारों तरफ फैलने लगा और फैलते फैलते ऐसा हुआ कि बहुत सारे देशों में उसका प्रभाव आने लगा और इधर यूरोप और एशिया में भी इसका प्रभाव आने लगा। उससे पहले इफ यू आर न्यू हियर, अगर आप यहाँ पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। दिस इज द सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास 9 हिस्ट्री एंड फर्स्ट लेक्चर। स्टार्ट करते हैं। यूरोप और एशिया और हमारे इंडिया में राजा राम मोहन रॉय और डेरोजियो ये दोनों ने मिलके वहाँ का जो क्रांति का जो कहानी था उसको उल्लेख किया हमारे इंडिया में। और उसी के साथ साथ हमारे ये यूरोप के ऐसे कुछ लोग थे, आधे मतलब कुछ ऐसे लोग थे जिनको मानना ये था, उनका माइंडसेट ये था कि जो प्रगति हो रही है वो हो लेकिन धीरे धीरे हो, और कुछ लोग चाह रहे थे कि बहुत मतलब फास्ट हो, रैपिड हो। इस कारण वहाँ पे बहस छिड़ गई और जब बहस छिड़ी तो होते होते बात ये आया कि वहाँ पे 3 ग्रुप फॉर्म हो गए यूरोप में। और जब इसमें चैप्टर का नाम है सोशलिज्म इन यूरोप, और यूरोप का जब सोशलिज्म का बात किया जाए तो उसमें सबसे पहले आता है कि 3 ग्रुप वहाँ पे फाउंड हुए। और 3 ग्रुप कौन कौन से थे? तो वो थे कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। अब ये 3 क्या थे? आपके एग्जामिनेशन व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड द रेडिकल्स। ये 3 कौन थे? अगर पूछा जाए आपसे कि ये 3 कौन से, तो आप लोग एग्जाम में उसको कैसे लिखेंगे? हम लोग उसको सब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे उसको हम लोग डील करते जाएंगे और साथ में सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले इसको हम देखते हैं, एक एक करके तीनों को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और एक मार्क के लिए भी आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इंडिया में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसका कहानी का उल्लेख किसने किया? तो राजा राम मोहन रॉय एंड डेरोजियो। ओके, सो लिबरल्स आखिर थे कौन? तो पहले बात करते हैं लिबरल्स की। तो वहां पे यूरोप में 3 पार्ट में हो गया था डिवाइड, और उस 3 पार्ट का एक पार्ट आता है लिबरल्स। इनका यह कहना था कि ये रिलीजन, जो धर्म हो, वो ऐसा कोई गवर्नमेंट है जो जितने भी धर्म होंगे सारे धर्म को माने और बराबर हिस्सा दे, बराबर राइट्स दे। इसका था ये फर्स्ट डिमांड, टॉलरेशन ऑफ ऑल रिलीजन्स। सेकेंड था इसका ओपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स, जो मतलब ऐसे भी होते थे रूलर्स जो अपना मतलब बेतुका सा कुछ लेके आ गए रूल, तो उसको अपोज करता था ये लिबरल्स। और ऑल्सो दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स, जो सिटीजन के राइट थे गवर्नमेंट के तरफ से उसको सेफगार्ड किया जाना चाहिए, और जो मतलब उसको राइट दिया गया है वो वापस नहीं सीज नहीं करना चाहिए। और दे अर्ज फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स। इनके हिसाब से, आई मीन लिबरल्स के हिसाब से, कोई एक ऐसा आना चाहिए था रिप्रेजेंटेटिव्स जो किसी के दबाव में काम नहीं करे, ना ही कोई रूलर ना ही कोई ऑफिशियल्स, वो जो काम करे फ्रीली काम करे और नेशन के हित में काम करे। और ये लोग क्या करते थे कि यूएएफ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये होता है मोस्टली वोट के लिए। इनके हिसाब से जो लिबरल्स थे उनके माइंडसेट से जो वीमेन थी उनको, और जो पुअर पीपल मतलब पुअर जो लोग थे उनको, मेन अगर पुअर है और सारे वीमेन ये लोग वोट नहीं करेंगे। वोट इनके हिसाब से कौन करता था? जो रिच हैं, रिच मैन वनली कुड हैव वोट देयर। तो ये था लिबरल्स का अबाउट। और ये था दिस इज ऑल अबाउट रेडिकल्स। हमने देखा लिबरल्स और देखते हैं रेडिकल्स। रेडिकल्स कौन थे? सो रेडिकल्स फर्स्ट पॉइंट, दे वांटेड अ नेशन
बेस्ड ऑन मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब यहाँ पे जैसे ये लाइन आता है हम लोग समझ सकते हैं कि लिबरल्स और रेडिकल्स ये दोनों में बहुत बड़ा एक डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो फ्री आए, और ये लोग क्या चाहते हैं कि कोई ऐसा गवर्नमेंट आए जो मेजोरिटी जो पॉपुलेशन होगा उस नेशन का, उसके तरफ के जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्हीं का गवर्नमेंट है। तो ये एक सबसे मतलब ये दोनों एक दूसरे से काफी डिफरेंट थे। फिर सेकेंड इनका हिसाब था कि दे सपोर्टेड वीमेन्स सफ्रेगेट मूवमेंट, मतलब मोस्टली सारे लोग नहीं लेकिन रेडिकल्स के अधिकतर लोग जो विमेन थे उनको उनका जो सफर था, उनका जो वोट के लिए था, सबके लिए वो सपोर्ट किया करते थे, और ये लोग नहीं करते थे। सामने आ रहा है डिफरेंस के दोनों में डिफरेंस क्या था। अब थर्ड आता है दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। जो फैक्ट्री ओनर्स थे या फिर जो लैंड जो ग्रेट लैंड ओनर्स थे उन सब का जो प्रिविलेज था उनको ये अपोज किया करते थे, और दे डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। इनके हिसाब से जो रेडिकल्स थे वो राइट टू प्रॉपर्टी को क्या होता है कि कोई एक आदमी के पास बहुत सारा पैसा हो, बहुत सारा प्रॉपर्टी हो, लेकिन ये लोग रेडिकल्स लोग इसके विरुद्ध नहीं थे, अगेंस्ट नहीं थे, लेकिन इनके हिसाब से कोई ऐसे बहुत सारे होते कुछ ऐसे लोग उनके खिलाफ थे, सिर्फ ये लोग कुछ लोगों के इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। सो हमने देखा लिबरल्स, हमने देखा रेडिकल्स, अब हम लोग देखते हैं कंजर्वेटिव्स। ये था थर्ड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप एंड दिस इज द थर्ड ग्रुप। कहाँ का था? तो यूरोप का था। सो हमने देखा अब रेडिकल्स, अब हम देखते हैं कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स कौन थे? तो दे वेर अपोज टू द रेस्ट, ये दोनों से एकदम काफी अलग थे। अब ये थे कौन? तो दे अपोज्ड, इनका माइंडसेट क्या था? तो ये आइडिया ऑफ चेंज, जो अभी चेंजेस आ रहे थे कि जैसे जैसे मतलब रिवोल्यूशनरी आगे आ रहे थे, जो क्रांतिकारी आगे आ रहे थे, बहुत सारे ग्रुप फाउंड हुए, लाइक 3 ग्रुप फाउंड हुए। और उसके बाद 18 सेंचुरी पहले हम देखा कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने देखा कि कैसे वहाँ पे श्रेणी में मतलब एक नोबिलिटी, क्लर्जी, उसके बाद जो थे वो थे लैंड ऑन आई मीन जो टेनेंट्स थे, वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, और वहाँ पे क्या होता था कि मोनार्की था। तो जो भी चेंजेस आ रहे थे उस दौरान, उस फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, उसको वो बहुत सारे चेंजेस लेके आ रहा था हर एक कंट्री में, हर एक रीजन में। तो कंजर्वेटिव जो थे इनके हिसाब से ये उस चेंजेस को बिल्कुल नहीं चाहते कि चेंजेस हो। अब इसके बाद इनका क्या था? दे अपोज द आइडिया ऑफ चेंज एंड देन बट लेटर ऑन, ये था 18th सेंचुरी में। 18th सेंचुरी में कंजर्वेटिव आइडिया ऑफ चेंज को मतलब एकदम अपोज कर रहे थे, और उसके बाद 19th सेंचुरी में ये लोग एक्सेप्ट कर ली चेंजेस को, क्योंकि वो चेंजेस जरूरी थे। लेकिन इनके हिसाब से एक और बात था कि दे फोकस्ड ऑन द पास्ट। इनके हिसाब से चेंजेस हो, लेकिन चेंजेस ऐसे हो जो हमारे पास्ट कल्चर ट्रेडिशन को एकदम खत्म ना करे। और इनके हिसाब से दे वांटेड ग्रेजुअल चेंज। इनके हिसाब से ये बात था कि अचानक से सारे चेंजेस नहीं लाने चाहिए, चेंजेस ऐसे हैं जो स्लोली आए, ताकि सिटीजन्स को उसको यूज टू होने में ज़्यादा तकलीफ ना हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द 3 ग्रुप्स, कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। अब हम लोग देखते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। हमने देखा ये 3, अब हम लोग देखते हैं ये। उसके बाद क्या हुआ? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्ले पार्ट कर रहा है आपके एग्जाम्स के व्यू से। इस पे अप्रोक्स क्वेश्चंस आते ही रहते हैं कि आखिर ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ क्यों, और इसके पहले का रीजन क्या है, और हुआ तो कैसे हुआ, इसके अंदर क्या क्या फैक्टर्स हैं। सो हम इसको देखते हैं। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, ये सब जब हुआ उसी के दौरान न्यू सिटीज, नए नए शहर आने लगे। अब जो भी थे रीजन्स, जो क्षेत्र थे, वो सब क्या होने वहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलप कर गए। और उस टाइम मॉडर्नाइजेशन अपने चरम पे था, और उसी के साथ साथ एक्सपेंडेड रेलवेज, जो रेलवे सिस्टम था उसको एक्सपैंड हो रहा था। जब रेलवे एक्सपैंड हो रहा था, न्यू सिटीज फॉर्म हो रहे थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉर्म हो रहा था। जब इतने कुछ फॉर्म हो रहे थे तो उसी के साथ क्या होता था कि अनएम्प्लॉयमेंट ये बहुत रैपिडली आगे जा रहा था, और लो वेजेस, ये 2 थे कारण, मतलब जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते थे किसमें?
इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवॉल्यूशन में। अब उस टाइम बात क्या होता था कि लोगों को लेके दिया जाता था काम करने के लिए, और जब काम होता था तो उनसे बहुत घंटे तक काम दिया जाता था, लेकिन उनका जो वेज था, जो उनका सैलरी था, बहुत कम था। और इसके लिए अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा बढ़ रहा था। क्यों? और आखिर ये सबसे ज़्यादा कब होता था? तो तब होता था जब डिमांड कम हो जाता था स्टॉक्स का। और जब स्टॉक का डिमांड जब कम होगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि लोग को काम पे बुलाया नहीं जाएगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। और जब सिटीज फॉर्म हो रही थी, सिटीज फॉर्म हो रहे थे, तो उस टाइम हाउसिंग और सैनिटाइजेशन मतलब साफ सफाई का बहुत ज़्यादा मामला सामने आ रहा था, प्रॉब्लम सामने आ रहा था। और उसी टाइम तो दिस वेयर द प्रॉब्लम्स, न्यू सिटीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एक्सपेंडेड रेलवेज, लो वेजेस, अनएम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर सैनिटाइजेशन, हाउसिंग, ये सब बहुत ज़्यादा दिक्कत करते थे। और उसके बाद उसी टाइम आते हैं लिबरल्स और रेडिकल्स, जो हमने पढ़ा यहाँ पे। लिबरल्स एंड रेडिकल्स ये दोनों साथ आते हैं, और ये दोनों सोचते हैं कि वहाँ की सोसाइटी को कैसे ठीक किया जाए। उसके बाद इनका माइंडसेट क्या था, हम लोग देखते हैं। लिबरल्स और रेडिकल्स का माइंडसेट क्या था? इनका माइंडसेट ये था कि इनके हिसाब से जो ये लोग थे, लिबरल्स एंड रेडिकल्स के ग्रुप में जो भी थे, वो लोग मोस्टली ऑनर्स थे। और ऑनर्स कौन थे? रिच थे। तो इनके हिसाब से इनके जो वर्कर्स थे, अगर उनको पढ़ा लिखा दिया जाए, उनके पास प्रॉपर नॉलेज हो तो, और अगर उनका हेल्थ ठीक हो, तो काम ऑटोमेटिकली अच्छा से होगा और उनका जो फायदा होगा वो भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो इनके हिसाब से एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्ले पार्ट करता था, और दे बिलीव्ड इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल्स, लेबर एंड इंटरप्राइज। इनके हिसाब से एक अकेले आदमी का जो लेबर होता है, उनका जो हेल्थ होता है, उस पर लोग बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। और इनके हिसाब से अगर जो पुअर्स थे उनको फ्रीडम मिल जाए, और जो पुअर्स थे उनको काम मिल जाए, और जो बड़े बड़े लोग हैं उनके पास पैसा है, जो दूसरों से काम करवाते हैं, अगर वो अपने फ्री होकर कोई रिस्ट्रिक्शन पे ना रहे, अगर दूसरे को काम देने लगे, तो फाइनली क्या होगा कि ये अनएम्प्लॉयमेंट, लो वेजेस, ये सब कम होंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोसाइटी एंड सोशल चेंजेस की कौन लेके आए? तो लिबरल्स और रेडिकल्स लेके आए। इंपॉर्टेंट मार्क, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक मार्क के लिए कि लिबरल्स और रेडिकल्स ही सोशल चेंजेस जो उस टाइम आए थे इंडस्ट्रीज के टाइम में, वही लेके आए थे। प्लीज नोट इट डाउन। सो हमने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का ये पार्ट हमने देखा कि उसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं। अब उसके बाद 1815 में जो गवर्नमेंट थी उसको हटाने के लिए भी कुछ लोग उसमें जुड़ गए, और उसी के बाद ये द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप आता है। और उसी के टाइम बात ये था कि फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया, ये चार जो कंट्रीज थे, ये चार चाहते थे आपकी ये लोग क्रांतिकारी हो गए, ठीक है, ये लोग रिवोल्यूशनरी हो गए। और जब ये लोग रिवोल्यूशनरी हो गए, तो ये लोग क्या चाहते थे कि वहाँ का जो सरकार था उसको हटा दिया जाए। और उसी के टाइम एक्चुअली जो इटालियन जो थे, जिउसेप्पे मेज़नी, उन्होंने बहुत सारा एक अपना नेशन वाइड, इंडिया में भी या फिर कहीं भी ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनका कहीं ना कहीं उनका जो विचार था, उनका जो माइंडसेट था, वो लोगों के अंदर आने लगी। और वो जिउसेप्पे मेज़नी के आते ही बात यह होती है कि ये लोग और ज़्यादा क्रांतिकारी हो जाते हैं। और उसी के टाइम सोशलिज्म आते हैं यूरोप में। इनका क्या कहानी था हम लोग देखते हैं। ये लोग 19वीं सेंचुरी में खुद को डेवलप करते हैं, और जब ये लोग डेवलप होते हैं तो इनका क्या था, ये प्राइवेट प्रॉपर्टीज को ये लोग अपोज करते हैं। क्योंकि उस टाइम मानना ये था कि जैसे कि रेडिकल्स और जो उसके साथ थे, वो लोग ने एक ग्रुप फंड किया, और उसमें बहुत सारे वीमेन एंड मेन जो वर्किंग क्लास के थे वो लोग आ गए। और वो लोग कौन थे? तो वो लोग कौन थे? वो लोग रिचर पार्ट के थे, जिनका खुद का इंडस्ट्रीज था, और वो लोग चाहते थे कि इसमें चेंजेस आए। सो उसके बाद आता ये है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को डिक्रीज करना चाहते थे, और इनका कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट, एक इनका ग्रुप फाइंड फॉर्म होना था। अब ये लोग, इसका क्या था? तो इसका सोशलिस्ट
सोसाइटी इसके हिसाब से बनना था, ठीक है। कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट के बाद एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनना था और उसके हिसाब से वो सोसाइटी कैसा हो, इस पे बहुत सारे लोग ने अपना अपना विचार दिया। और हम लोग इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट आदमी हैं उनका हम लोग देखते हैं, जैसे रॉबर्ट ओवेन, लुइस ब्लैंक और कार्ल मार्क्स। अगर ये पूछा जाए आपसे एग्जाम में कि कार्ल मार्क्स का उनके हिसाब से उनका माइंडसेट क्या था कि वर्किंग क्लास को कैसे अपर किया जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो। पहले हम लोग बात करते हैं कि सोशलिस्ट सोसाइटी कैसे फॉर्म हो, इसके लिए आए तो सबसे पहले आते हैं रॉबर्ट ओवेन। इनके हिसाब से कोऑपरेटिव कम्युनिटी को एक ग्रुप बनाया जाए और उसके लिए इन्होंने न्यू हार्मोनी में एक स्टार्ट कर दिया था। और उसी के बाद जो ग्रुप था वो स्टार्ट कर दिया था। और लुइस ब्लैंक इनके हिसाब से जो गवर्नमेंट थी, लेकिन बात जब आती है रॉबर्ट ओवेन की, तो ये जो थी वो कोई एक बंदा नहीं चला सकता था। इन लोगों के हिसाब से जब लोगों के जहन में ये बात आई तो उस टाइम लोगों ने कहा कि नहीं, एक आदमी से तो काम होगा नहीं, गवर्नमेंट को इसमें आना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और इनका विचार दब गया। फिर आते हैं लुइस ब्लैंक, इनके हिसाब से कोऑपरेटिव को इनकरेज करना चाहिए था। और उसके बाद आते हैं कार्ल मार्क्स, लेकिन इनका हिसाब ये था कि जो कैपिटलिस्ट हैं, जिनका उद्योग है, जिनका इंडस्ट्रीज है, वो लोग खुद और उसी ग्रुप में आएंगे, तो जितना ही प्रोड्यूस करते हैं पैसा या फिर जितना प्रोड्यूस करते हैं गुड्स, वो सब जो लेबर का जो फिक्स प्राइस है, लेबर का जो फिक्स रेट है, उनका जो सैलरी उनको जो मिलता है, उसके बाद कितना प्रॉफिट हुआ, कितना क्या हुआ, उससे कोई फायदा नहीं होता है लेबर्स को। इनके हिसाब से, कार्ल मार्क्स के हिसाब से, लेबर को एक विद्रोह करना चाहिए, ग्रुप ऐसा फाउंड करना चाहिए जिसमें वो लोग एक ऐसा सोसाइटी फाइंड करें जो पैसा तो आए, जो पैसा आए वो आदमियों के बीच में, मतलब जो लेबर थे उनके बीच में बंटना चाहिए। और उसी के साथ वहाँ कार्ल मार्क्स कम्युनिस्ट सोसाइटी का एक आदेश देते हैं, मतलब उनका एडवाइस देते हैं। और इसी पे इनका जो था विचारधारा वो वाइड स्प्रेड कर गया। और उसी के बाद आता है सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। सोशलिज्म के लिए सपोर्ट किनने दिया? 1870s में सोशलिस्ट आइडिया वाइड स्प्रेड थ्रू यूरोप। यूरोप में 1870s में ये सोशलिस्ट जो था, क्योंकि सिर्फ सोशलिस्ट ही था जो वहाँ का पूरा फिगर फेस चेंज कर सकता था, तो ये पूरा यूरोप में बात फैल जाता है। और जिसपी मेजनी, उनका जो पत्रिका आता था, उनसे बहुत लोग इंस्पायर हो रहे थे। होता ये है कि इंग्लैंड और जर्मनी इसको सेकेंड इंटरनेशनल नाम देते हैं ग्रुप को। और वहाँ के वर्किंग आवर्स और राइट टू वोट, वो लोग वर्किंग आवर्स वो लोग कम करना चाहते हैं और राइट टू वोट खुद का चाहते हैं। देखिए कैसे लोग इंस्पायर्ड कैसे होते हैं। और जर्मनी में क्या होता है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SDP लोग फॉर्म करते हैं, जो भी होते हैं लेबर। और 1905 तक सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट जो होते हैं, सोशलिस्ट होते हैं, और जो उनका ट्रेड यूनियन होता है, वो सब मिलके एक और ग्रुप फाइंड करते हैं। और कहाँ करते हैं? ब्रिटेन में। और ग्रुप का नाम होता है लेबर पार्टी। क्लियर? और उसके बाद सोशलिस्ट पार्टी कहाँ फॉर्म होता है? तो फ्रांस में। ब्रिटेन में फॉर्म होता है लेबर पार्टी और फ्रांस में फॉर्म होता है सोशलिस्ट पार्टी। और उसके बाद लेकिन 1914 तक जो सोशलिस्ट थे वो कभी भी अपना सरकार नहीं बना पाए। हाँ, पार्लियामेंट में अपना सीट तो ले आए, लेकिन अपना गवर्नमेंट कहीं भी रूलिंग में लेके नहीं आए। और जब गवर्नमेंट रूल में नहीं आया तो उस टाइम कंजर्वेटिव, यही लोग का उस टाइम पार्लियामेंट में अपना कुछ चलता था, उनका दबदबा पूरा बना था। रेडिकल्स थे, कंजर्वेटिव्स थे, उन लोगों का पूरा उसमें दबदबा बना रहा था। और दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 9 हिस्ट्री एंड द सेकेंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। हमने देखा कि यूरोप का कहानी क्या था और हमने सपोर्ट कैसे हुआ सोशलिज्म का, सोशलिज्म आता है उसको सपोर्ट कौन करता है, कार्ल मार्क्स क्या करते हैं। अब हम लोग इसका जो सेकेंड लेक्चर आएगा उसमें हम लोग देखेंगे रशियन रिवोल्ट, वहाँ का फेस कैसा था, सोसाइटी कैसा था और वहाँ का इकोनॉमी कैसा था, और वहाँ रशिया में सोशलिज्म कैसे आती है, कौन लेके आते हैं और इसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, इसका रिजल्ट क्या होता है, हम लोग सब कुछ देखेंगे अपने सेकेंड लेक्चर में। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर of Palestine history, socialism in Europe and the Russian Revolution. And if you are new here, please like, share and subscribe our channel. And one thing more, if you have any query,
प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी को पुट कीजिए। हम लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको उसका सोल्यूशन देंगे। थैंक यू।